किशनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां दो सगे भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई मोहन धनवान, रौबदार और खुद को सबसे ऊपर समझने वाला। छोटा भाई सोहन गरीब लेकिन मेहनती और दिल का साफ इंसान। भाग्यवती, लस्सी लेकर आओ, खेत पर जाना है। कहाँ से लाऊं सोहन? जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया है। अब तो अनाज भी उधार लेकर लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाग्यवती, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इस बार खेती बहुत बढ़िया हुई है। अगर दाम अच्छे मिले तो सब ठीक हो जाएगा। अनाज भी आएगा और कुछ पैसे भी जुट जाएंगे। सोहन उम्मीदों के सहारे खेत की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी मेहनत लहराती फसल बनकर झूम रही थी। वाह, क्या फसल हुई है इस बार! देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। तभी गांव का प्रधान और उसका सहयोगी खेतों का मुआयना करते हुए उधर से गुजरते हैं। प्रधान जी, देखिए ना, ये खेत कितना लहलहा रहा है। किसका है ये? किसी अमीर का लगता है। ऐसे खेत गरीबों के थोड़ी होते हैं। नहीं साहब, ये तो सोहन का खेत है। वही गरीब जो दिन रात मेहनत करता है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इसी की फसल खरीद लें। गरीब है बेचारा, ज्यादा मोल नहीं मांगेगा। सहायक सहमति में सिर हिलाते हुए, सही कहा प्रधान जी, गांव के भले के लिए यही बेहतर रहेगा। प्रधान सोहन के पास आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने मेरी मेहनत को कदर दी। आज ही कटाई करा लेना, मैं लोग भेज दूंगा अनाज उठाने। जी, जैसा आप कहें। प्रधान के जाने के बाद सोहन और भी जोश से लग गया अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने में। शाम का समय, खेत में सरिता खाना लेकर आती है। सुनते हो, थोड़ा खाना खा लो। दिन भर से कुछ नहीं खाया आपने, मैं बना लाई हूं। तुम्हें पता है भाग्यवती, मेरी पूरी फसल बिक गई है, वो भी अच्छे भाव में। सरिता हैरान होकर, क्या बात कर रहे हो? किसने खरीदी? प्रधान जी ने खुद। कह रहे थे शाम को लोग भेजेंगे अनाज उठाने। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाकी काम भी निपटा लेंगे। वो दोनों बैठकर खेत में ही खाना खाते हैं। सादा खाना, लेकिन आत्मसंतोष से भरा हुआ। थोड़े वक्त बाद वह अपना अनाज लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। सुनिए, आपने सुना? सोहन की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। गांव में उसकी तारीफ हो रही है और सुनने में आया है कि प्रधान जी ने उसकी पूरी फसल खरीद ली है। मोहन हल्की मुस्कान के साथ, होने दो, कुछ दिन की बात है, उसकी किस्मत पलटने वाली नहीं है। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे भी आगे निकल जाए। उसकी इतनी औकात नहीं है भाग्यवती, तू फिक्र छोड़ और सो जा। इतना कहकर मोहन घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। देखो भाग्यवती, मैंने सारा अनाज गोदाम में अच्छे से रख दिया है और थोड़ा सा अनाज जो बचा था वो कमरे में रख दिया है। वो हमारा है। भाग्यवती मुस्कुराते हुए, ठीक है सोहन, मैं उसी अनाज का खाना बनाती हूँ। आज तो हम चैन से भरपेट खाना खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। सरिता रसोई में जाती है, खाना बनाती है और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं।
अगली सुबह सरिता गोदाम की तरफ जाती है और अचानक चौंकती है। अरे सुनते हो सोहन, जल्दी आओ। सोहन दौड़ता हुआ आता है और गोदाम की तरफ देखता है। वहां एक भी बोरी नहीं होती। सोहन हक्का बक्का। ये क्या हो गया भाग्यवती? गोदाम तो खाली है। हमारा सारा अनाज गायब है सोहन। आज तो प्रधान जी को देना था और सब चोरी हो गया। सोहन घबराया हुआ। हम तो लुट गए भाग्यवती, अब क्या करें? एक पल सोचकर, नहीं, मैं प्रधान जी के पास जाकर सब सच सच बता देता हूं। अगर उन्होंने मेरी ईमानदारी को समझा तो शायद माफ कर दें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सच कहने में ही भलाई है। सोहन तेजी से आता है, पसीने से भीगा हुआ। अरे सोहन, तुम अभी आ गए? मैं तो शाम को अनाज लेने आने वाला था। क्या तुम अभी लेकर आए हो? सोहन नजरें झुकाकर, नहीं प्रधान जी, दरअसल मेरा सारा अनाज चोरी हो गया है। रात को मैं गोदाम में था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो एक भी बोरी नहीं बची। क्या कह रहे हो तुम? या फिर किसी और को ज्यादा दाम में बेच दिया और अब मुझे बहाना बना रहे हो? सोहन गिड़गिड़ाते हुए, नहीं प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूं। कल रात तक सब अनाज वहीं था, आज सब गायब है। भगवान कसम, मैंने किसी को नहीं बेचा। प्रधान थोड़ा नरम होते हुए, देखो सोहन, मैं तुम्हारी ईमानदारी जानता हूं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि तुमने बेईमानी की है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोहन आंखों में आंसू लिए, शुक्रिया प्रधान जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। सोहन दुखी मन से वापस लौट जाता है। मोहन और उसकी पत्नी कमरे में बात कर रहे हैं। अरे भाग्यवती, सुना तुमने सोहन के साथ क्या हुआ? हाँ जी, मैंने भी सुना। बेचारे का सारा अनाज चोरी हो गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मोहन हंसी दबाते हुए, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अब दया क्यों आ रही है तुम्हें उस पर? अजी, चाहे जो हो, है तो आपका भाई ही। कुछ मदद कर दो उसकी। चलो भाग्यवती, अब बहुत ज्ञान दे लिया तुमने। चलो खाना लगाओ, भूख लगी है। सोहन चुपचाप बैठा है, सर झुकाए हुए। सरिता भी पास में है। घर में उदासी का माहौल है। गरीबी और भूखेपन के बीच बैठा सोहन सोच रहा था, सोहन जी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। ऐसे उदास मत बैठिए। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हो रहा है। भाग्यवती, आज खाने का मन नहीं है। अगर किस्मत में मेहनत करना लिखा है तो उसका फल भी मिलना चाहिए था ना। सरिता धीरे से मुस्कुराते हुए, देखिए सोहन, हालात चाहे जैसे भी हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज नहीं तो कल हम जरूर सफल होंगे। ठीक है, एक बात सोच रहा हूं। कल मैं खेत में भाजी के पौधे लगाऊंगा। क्या पता जल्दी तैयार हो जाएं और हम कुछ कमा सकें। हाँ जी, यही तो सही सोच है। आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला जरूर साथ देगा। अच्छा चलो, खाना भी खा लो। दोनों थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर खाना खाते हैं और अगली सुबह की उम्मीद में सो जाते हैं।
अगली सुबह सोहन बीज लेकर खेत में मेहनत से काम कर रहा है, पसीने में तरबतर है। तभी उसका भाई मोहन उधर से गुजरता है। अरे सोहन, अब भी इन खेतों में मेहनत कर रहे हो? देखो तो सही, पिछली बार मेहनत का नतीजा क्या मिला? चोरी लूट। भाई, क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो? मैंने मेहनत की थी। भगवान सब देख रहा है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, भगवान सब देख रहा है। वैसे जब सब देख रहा है तो ये भी देखा होगा कि तूने मेरे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी और मुझे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर किया। सोहन थोड़ा दुखी होकर, देखो भाई, अगर मेरी ईमानदारी ने मुझे बर्बाद किया है तो भी मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। और जहां तक बात जमीन की है, तूने खुद ही अपने हिस्से मेरे हवाले किया था। मैं बस काम में लगा रहा। चलो छोड़ो, तू हमेशा खुद को सही समझता है। जो चाहे सोचो, पर मेरी नजर में तू कभी सही नहीं था। कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हें मेरी गलती नजर आती है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में भी खुश हूं। हाँ, तेरी खुशी तो दिखती है खेत में पसीना बहाते हुए। मोहन वहां से चला जाता है और सोहन फिर चुपचाप खेत का काम करने लगता है। काम खत्म कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है। क्या जमाना आ गया है जहां अपना ही भाई पराया हो गया। पिताजी जब थे तब भाई कुछ और था, और अब जब वो नहीं रहे तो जैसे मेरा कोई नहीं बचा। तभी सरिता पीछे से आती है, सब सुन चुकी होती है। वह पास बैठती है। सोहन जी, इतना मत सोचिए। जो भाई आज आपको समझ नहीं पा रहा, एक दिन उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। आप बस मेहनत करते रहिए। सोहन धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम सही कह रही हो भाग्यवती, पर दिल है कभी कभी टूट ही जाता है। ठीक है, अब ये टेंशन छोड़ो और खाना खा लो। देखो, मैं गरम गरम रोटी और सब्जी लाई हूं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी प्रधान और उसका सेवक उधर से गुजरते हैं। प्रधान तुरी से आवाज लगाता है। अरे सोहन, तुम फिर से खेती करने लगे क्या? हाँ प्रधान जी, अनाज चोरी हो गया तो सोचा अब भाजी की खेती शुरू कर दूं। लग रहा है इस बार कुछ अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। वैसे मैंने भी सोचा है कि मंडी में अपनी एक बड़ी दुकान खोलूं। अगर तुम्हारी भाजी तैयार हो जाए तो तुम मुझे सीधा दे देना। मैं मंडी में अच्छे दाम में बेच दूंगा। क्यों नहीं प्रधान जी, जैसे ही भाजी तैयार होगी मैं खुद आपको खबर करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं। प्रधान और उसका सेवक आगे बढ़ जाते हैं और सोहन सरिता की तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। चलो भाग्यवती, लग रहा है अब शायद हमारा वक्त भी बदलने वाला है। 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। धूप बारिश में हर दिन की मेहनत रंग लाई। आज सोहन की भाजी पूरी तरह तैयार थी, हरी भरी, चमकती हुई। सोहन की आंखों में उम्मीद थी और सरिता के चेहरे पर मुस्कान। भाग्यवती, देख तो कैसी भाजी हुई है। बस अब प्रधान से बात करता हूं, कहूंगा अपने आदमियों को भेजे सब्जी मंडी तक ले जाने के लिए। आज हमारा दिन है। सरिता मुस्कुराते हुए, सोहन जी, भाजी तो कमाल की हुई है। इस बार अच्छे दाम मिलेंगे। चलिए प्रधान जी से मिलकर आते हैं। सोहन और सरिता
प्रधान जी के घर पहुंचे, उम्मीदों से भरे, मुस्कुराते हुए। प्रधान जी, हमारी भाजी तैयार है। चलिए एक बार खेत चलिए, आप देख लीजिए कौन कौन सी सब्जी चाहिए, मैं तोड़कर तैयार कर दूंगा। आप अपने लोग भेज देना मंडी तक के लिए। इतनी जल्दी तैयार हो गई? चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जब सब खेत पहुंचे, वहां का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाग्यवती, सब कुछ जल गया, हम बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया हमारे साथ? अभी तो सब कुछ ठीक था, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया? प्रधान शक भरी निगाहों से, सोहन, कहीं तूने खुद तो नहीं जला दी फसल? खेती बिगड़ गई हो तो सबको पागल बना रहा है क्या? नहीं प्रधान जी, हमने खुद देखा है, फसल बहुत अच्छी थी। सोहन ऐसा काम कभी नहीं करेगा। तभी एक युवक आता है। प्रधान जी, मैं तो खुद आया था भाजी खरीदने। फसल तो लाजवाब थी। ये आग कोई हादसा नहीं लगती, ये किसी की साजिश है। पहले अनाज चोरी हुआ, अब भाजी जल गई। हर बार जब कुछ अच्छा होता है सोहन के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रधान चुपचाप सब सुनता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रात को प्रधान अपने घर में बैठा सोचता रहा। बार बार एक ही नाम उसके जहन में घूम रहा था, मोहन। सोहन ईमानदार है, मेहनती है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक मोहन ही है जो जलता है उससे। सारा हिस्सा भी तो हड़प लिया था उसने। हो ना हो, ये उसी का काम है। भाग्यवती, फिर से सब खत्म हो गया। न पैसा बचा, न अनाज। अब घर कैसे चलेगा? कोई बात नहीं सोहन जी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। हम हार नहीं मानेंगे। सरिता उठती है, खाना बनाना शुरू करती है, सोहन खुशबू सूंघते हुए। अरे वाह, बहुत खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? सरिता मुस्कुराते हुए, आज सोचा था कि खुशी का दिन होगा तो स्पेशल पुलाव बनाया था। बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ये पुलाव तो पूरे गांव को पसंद आ जाएगा। क्यों ना एक छोटा सा स्टॉल लगा ले, शायद कुछ आमदनी हो जाए। बिल्कुल, कल बना देना, मैं गांव वालों को छका कर आता हूं। उधर प्रधान ने मोहन को अपने घर बुलवाया। मोहन, देखा तुमने? तुम्हारे भाई के साथ बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? प्रधान जी, मुझे क्या पता, हम दोनों में तो अब कोई बात तक नहीं होती। प्रधान शक की नजर से, मुझे लग रहा है कहीं ये सब तुम्हारा ही तो खेल नहीं? मैं क्यों करूंगा प्रधान जी? जो चाहिए था मैं पहले ही ले चुका हूं। अगर ये सब तेरी साजिश निकली तो याद रख, अंजाम बहुत बुरा होगा। रास्ते में मोहन और उसकी पत्नी बाजार से लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा सोहन और सरिता सब्जी खरीद रहे हैं। मोहन की पत्नी हैरान होकर, इतनी बर्बादी के बाद भी देखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग इतने खुश कैसे हैं? हाँ, कुछ तो है, कुछ तो बात है इनके पास जो हमारे पास नहीं। सोहन और सरिता घर लौट आए। सरिता फिर से पूरे मन से पुलाव बनाती है। पुलाव बन गया है, सुबह बस लेकर चले जाना। अब हमारा सपना फिर से जिंदा होगा। अब हार नहीं मानेंगे। जिनके हौसले जिंदा हों, वो राख से भी नई जिंदगी उगाते हैं। अब एक नई शुरुआत होने जा रही थी। अगली सुबह की किरण के साथ ही सोहन उठ जाता है। सरिता ने गर्मा गर्म पुलाव तैयार कर दिया था। सोहन उसे थालियों में सजाता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। आइए आइए,
स्वाद से भरा गर्मा गर्म पुलाव एक बार चखिए तो सही। गांव के लोग धीरे धीरे जुटने लगते हैं। सब स्वाद चखते ही दंग रह जाते हैं। अरे वाह सोहन, तुम्हारा ये पुलाव तो कमाल है। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। ये मेरी भाग्यवती के हाथों का कमाल है। अब से हमारे घर के आंगन में ही स्टॉल लगेगा। आप सब रोज आइए। धीरे धीरे लोगों का प्यार बढ़ने लगा। स्टॉल पर भीड़ लगने लगी और उनकी आमदनी भी सुधरने लगी। एक दिन प्रधान उधर से गुजरते हैं। अरे सोहन, तुम्हारा पुलाव तो गली के मोड़ से ही मुझे खींच लाया। क्या बात है भाई? सब मेरी सरिता का कमाल है प्रधान जी। मुझे भी खिला दो जरा। और सुनो, मैं सोच रहा हूं मंदिर के सामने भंडारे के लिए तुमसे ही पुलाव बनवाऊं। 2 दिन बाद दोपहर तक तैयार रखो। प्रधान जी, सच कहूं तो थोड़ा डर लग रहा है। पिछली बार भी। इस बार सब मेरी निगरानी में होगा, डरने की जरूरत नहीं। मोहन के घर में उसकी पत्नी खिड़की से झांकती है। देखा आपने, इतने नुकसान के बाद भी सोहन फिर उठ खड़ा हुआ। अब तो भंडारे का काम भी उसे मिला है। वो चाहे जितना भी भाग्यशाली बने, मैं उसे फिर नीचे गिरा दूंगा। भंडारे से एक रात पहले सरिता पुलाव बना रही थी। खाना तैयार कर सोहन से कहती है, अब सब तैयार है, सुबह लौट कर देना। मुझे डर लग रहा है भाग्यवती, कहीं फिर कोई सब बर्बाद न कर दे। डर मत, मैं देखभाल कर रही हूँ। तभी बाहर आहट होती है। सरिता छुपकर गोदाम की ओर जाती है और देखती है मोहन चुपचाप खाना खराब कर रहा है। मोहन भैया, आप मतलब पिछली सारी बर्बादी आपकी ही करतूत थी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तभी प्रधान भी वहां पहुंच जाता है। बस करो मोहन, अब और झूठ मत बोलो। मैंने तब से तुम्हें शक की निगाह से देखा था। आज रंगे हाथ पकड़े गए हो। आवाजें सुनकर सोहन भी दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ? आपका खाना, आपकी खेती, सब कुछ मोहन भैया ने ही तबाह किया। आज खुद पकड़े गए। मोहन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने ही भाई की तरक्की से जल गए। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। भैया, रिश्ते में माफी नहीं दी जाती, अपनापन दिया जाता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर अब जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ो। मैं वादा करता हूं, अब मेहनत करूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा और तुम्हारा हिस्सा भी वापस कर दूंगा। कुछ महीनों में सब बदल गया। मोहन अब ईमानदारी से काम करने लगा था और सोहन का छोटा सा पुलाव स्टॉल अब एक सुंदर होटल में बदल चुका था। देखा भाग्यवती, मेहनत कभी हारती नहीं और ईमानदारी हमेशा जीतती है। हाँ, अब हमें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे साथ है सच्चाई, मेहनत और एक दूसरे का साथ। ईर्ष्या हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है, जबकि सच्चाई और मेहनत से मिली कामयाबी हमेशा टिकती है। रिश्तों में जलन नहीं, अपनापन जरूरी है।